अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू मनी एंड बैंकिंग 8593. लेट्स वेट फॉर एवरीवन. सारे आ जाएं क्लास में तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. 5 मिनट तक वेट करते हैं और उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. तब तक मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. आई होप कि सबको आवाज आ रही होगी. बहुत आसान सा ये आपका सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में आप लोगों को छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. बहुत वोबलेस टॉपिक्स हैं जो आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. जैसे अब मनी है, हर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मनी का मतलब नहीं पता होगा. हर कोई ये इसको मनी को जानता होगा कि मनी क्या है, बैंकिंग क्या चीज़ है. क्योंकि ये छोटे मतलब किसी छोटे बच्चे से भी पूछे ना, उसे भी पता होगा कि बैंक क्या है, मनी क्या है. तो आसान सा सब्जेक्ट है, मजा आएगा आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ के. ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 5 मिनट तक. तब तक सारे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे. कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का एलएमएस नहीं हो रहा, उसको बार बार कोशिश करें, वो हो जाएगा आपका ओपन एलएमएस. रिफ्रेश करते जाएं, बार बार रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा. और अगर आप गूगल क्रोम से एंटर हो रहे हैं तो कोशिश करें माइक्रोसॉफ्ट क्या कहते हैं, फायरफॉक्स के थ्रू एलएमएस में एंटर हो जाए, या किसी और पोर्टल से, वेब पोर्टल से एंटर हो जाए. ठीक है, तो किसी एक से लाजमी हो जाएगा. अक्सर गूगल क्रोम जो है वो नहीं अलाउ करता, नहीं एंटर करता. ठीक है, तो फायरफॉक्स से एंटर हो, आ जाएगा. और जितने स्टूडेंट्स अभी एज अ गेस्ट अपीयर हुए हैं क्लास में, लॉबी से एंटर हुए हैं, उनको मैं ये बता दूं कि आप लोगों की इस तरह से अटेंडेंस मार्क नहीं होती है, अटेंडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता. आप लोग एलएमएस के थ्रू क्लास में एंटर हों, एलएमएस के थ्रू. और जो आईडी पासवर्ड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आपको दिया गया है, अलामा इकबाल ने जो दिया है, उससे एंटर होंगे तो आप लोग आसानी से उसकी अटेंडेंस भी लगेगी और आप लॉबी में भी नहीं बैठे रहेंगे और डायरेक्ट क्लास में एंटर होंगे. ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स थे, 20 अबव स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने अभी एडमिट किया है क्लास में. ओके, सो एज अ गेस्ट अपीयर ना हो क्लास में, एज अ स्टूडेंट अपीयर हो. ठीक है, जो आईडी पासवर्ड आपको दिया गया है अलामा इकबाल की तरफ से, उससे एंटर होंगे तभी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अटेंडेंस का आपको इस क्लास के बाद जो है वो परसेंटेज में एज अ जो आपका एलएमएस पोर्टल है ना, उस पे शो होता जाएगा, या फिर 5th या 6th क्लास में जाके आपको एंड पे इसी क्लास के परसेंटेज के थ्रू पता लग जाएगा. क्लास के एंड में लिखा होता है.
ठीक है। जो वर्कशॉप मिस हो गई है वो फिर कवर नहीं हो सकती, उसका कोई हल नहीं है। इसी तरह से जो लास्ट में आपका क्विज होता है, ये भी और से सुन ले मेरी बात, आप लोगों के 5th या 6th डे ऑफ वर्कशॉप पे, मतलब जैसे फ्राइडे या सैटरडे को आपको क्विज करना होगा, और उसका पूरा एक दिन होता है, 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का टाइम होता है। उस टाइम पीरियड में आपने वो क्विज कंप्लीट करना है। वर्कशॉप के मार्क्स लगते हैं, क्विज के मार्क्स लगते हैं, और अगर आप ये एक दफा मिस कर देंगे तो ये वापस आपके लिए ओपन नहीं किया जाएगा। इसलिए हर स्टूडेंट जरा गौर से सुन ले कि ये क्विज आपने करना ही करना है, लाजमी। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स के क्विजेस लास्ट 2 डेज में किसी एक दिन में आपका पोर्टल ओपन होता है, वो क्विज ओपन होता है, और आपने वो करना होता है। ठीक है, पूरे दिन का टाइम होता है उसमें, किसी भी टाइम में बैठ के आप लोग वो क्विज कर सकते हो। बिल्कुल नकीब, अभी आपका 0 ही शो होगा, एंड पे आपको कंप्लीट जितनी आपने क्लासेस ली होंगी उस हिसाब से ज्यादा हो जाएगा वो परसेंटेज। और जो एज अ गेस्ट अपीयर हुए हैं वो उन्हें खुद पता होगा, मुझे नहीं पता कि आप लोग एज अ गेस्ट हुए हैं या क्या हुआ है। मैंने सबको एक साथ एडमिट ऑल कर दिया है, नाम नहीं देखे मैंने किसी के। इसीलिए बोल रही हूँ कि जो एज अ गेस्ट अपीयर हुए हैं वो सही तरीके से एंटर हों क्लास में। डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे एंटर नहीं हुआ करें, वेब, ये जो आपकी LMS है उसके थ्रू एंटर हो। ये मुझे नहीं पता असाइनमेंट्स वगैरह का, मैं सिर्फ आप लोगों की वर्कशॉप की रिसोर्स पर्सन हूँ। बाकी मुझे चीज़ों का नहीं पता कि आपकी असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है, या बाकी जो कॉम्प्लिक जितनी भी आपकी मसले मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो उनका मुझे नहीं पता। स्क्रीन शेयर हुई हुई है नकीब, चेक करें आप। आज फर्स्ट वर्कशॉप है। अच्छा, वो जो पहले इस सब्जेक्ट से पहले आपकी कोई वर्कशॉप थी उसका मुझे नहीं पता कि परसेंटेज क्यों नहीं शो हो रही। आपने कंप्लीशन के ऊपर क्लिक नहीं किया होगा, इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली। क्विज की टाइमिंग्स ये आपको आखिरी 2 दिन में पता लग जाएगा। आपके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं आज क्लास में आएंगे तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, वो साथ साथ आपको गाइड करते जाएंगे, कोई भी सवाल हुआ तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अरूज, फिर सही तरीके से आप क्लास में एंटर नहीं हुए होगे ना LMS के थ्रू, या पूरा टाइम नहीं दिया होगा क्लास में। 2 घंटे का वक्त है तो आपने 2 घंटे पूरे नहीं गुजारे होंगे। जैसे आज की क्लास है ना, आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आपने कंप्लीशन के ऊपर क्लिक करना है, मार्क एज डन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो वो भी आपका शो करेगा कि आपने आज की क्लास ले ली है। एक मिनट, लेट मी सी कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। ये देखें, आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है। ठीक है, और इस स्क्रीन पे हम लोग, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, जैसे ये आ रहा है ना आप लोगों का कंप्लीशन का वर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को। ये देखें, एक तो ये है ना, स्टूडेंट्स मस्ट मार्क एज डन। जोन सी क्लास आपकी हो जाएगी उसके ऊपर आपने मार्क एज डन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके, ये आज की क्लास है 29 जुलाई वाली, 6 PM। इसके सामने ही आपको ये कंप्लीशन का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और मार्क एज डन के ऊपर क्लिक करना है।
ये सिर्फ स्टूडेंट्स क्लिक कर सकते हैं, टीचर्स नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह का निशान मेरे पास आ रहा है। ठीक है, आपकी जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तब आपने इसको मार्क एज डन करना है। और कुछ बच्चे जो हैं जब क्लास एंटर हो रहे होते हैं तभी मार्क एज डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि आप पहले कर सकते हो या बाद में। मेरा ये सजेशन है कि आप लोग बाद में करें, क्लास कंप्लीट हो जाए तो तब मार्क एज डन के ऊपर क्लिक करें। सबको समझ में आ गई है? चलें अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओहो, इतना अब्दुल्ला परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं किया मार्क एज डन तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले में अभी ये जो आपकी गुजर रही है क्लासेस इसमें कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्लास 2 घंटे की में बैठे रहें। जब 6 बजे का टाइम बोले तो 6 बजे क्लास में आए, 8 बजे तक का टाइम है तो 8 बजे तक क्लास में रहें। चलें जी, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा इंट्रोडक्शन टू मनी। क्या होता है ये मनी? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मनी? हाँ, क्या मतलब है इस मनी का? बताएं, अपनी अपनी सोच के मुताबिक बताएं कि आपको क्या लगता है कि मनी क्या चीज है। मनी मीन्स रुपीज। रुपीज, सिर्फ रुपीज, कुछ और नहीं। और क्या लगता है, व्हाट इज मनी? ओके, मनी इज इंटरनेशनल करेंसी, पेपर करेंसी। ओके, फोजिया, नॉट रियली। वाई टू एक्सचेंज थिंग्स, पैसा देकर कुछ भी परचेज कर सकते हैं, मनी इज करेंसी। हाँ, मनी इज करेंसी, ये ठीक थोड़ी सी बात है। वी कैन बाय इट, मनी इज इंटरनेशनल, ठीक है। मनी, ये हेरा ये क्या बोला है? मनी मीन्स लाइफ। Money means asset. Yes, we can say it. Buy basic necessities. Asset, money is everything. Solution. Sana Jangir. Okay, having power to purchase. Money is that kind of currency from which we can buy things. ठीक है, which can be used in buying and selling. Very good, Muhammad Ali Khan. This is the right, कह सकते हैं कि right definition of money. कहीं से आपने देख के तो नहीं लिखा, सामने स्क्रीन से ही तो देख के नहीं बोल रहे? ओके, मिलती है लाइक बार्टर सिस्टम। नॉट ओनली बार्टर सिस्टम, हम अवैस इसको बार्टर सिस्टम में नहीं कह सकते, क्योंकि बार्टर सिस्टम में आप चीजों को सिर्फ क्या कर सकते हो, चीजों को लेन देन कर सकते हो, चीजों के बदले चीजें ले सकते हो। पैसे के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पैसे दे के चीज खरीद सकते हो।
ठीक है, सो वी कांट से दैट दिस मनी इज लाइक बार्टर सिस्टम, नो इट इज नॉट। जिससे खरीदा जाए, ठीक है। ओके गुड, जिसने बताया है सब ठीक बताया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक बताया है। अब थोड़ी सी इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मनी होता क्या है। ठीक है, द वर्ड मनी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोनेट। मनी का जो वर्ड है, जो अल्फाज है, वो कहाँ से निकला है? एक लैटिन वर्ड से निकला है। सही, चैट जीपीटी से आपने नवीद निकाल के, हमजा नवीद निकाल के बताया है। मुझे ये इसका इतना बड़ा मैसेज नहीं चाहिए था, सिर्फ आप लोगों की सोच का थोड़ा सा पहलू चाहिए था कि क्या है मनी, होता क्या है। तो इसलिए कोशिश करें कि ये इस तरह की चीजें मत सेंड करें मैसेजेस में। मनी यूज्ड इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। यासिर, जितने स्टूडेंट्स लॉबी में है मैं उनको ऐड कर भी लूं तब भी उनकी अटेंडेंस तो मार्क होनी नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि मुझे कहने के बजाय कि मैं उनको ऐड करूं। उन स्टूडेंट्स को बोलें कि वो डायरेक्ट एलएमएस के थ्रू एज अ स्टूडेंट अपीयर हो, एज अ गेस्ट अपीयर ना हो। ठीक है, मनी यूज इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को, पैसे को हम किस तरह यूज करते हैं? एज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कोई भी मार्केट में आपको चीज चाहिए, आप मार्केट जाते हो, मार्केट में जाके चीज लेने के बदले पैसे देते हो, ऐसी बात है कि नहीं? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही होती है, और ये आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज उस चीज को बोलते हैं कि आपने एक चीज दी है और दूसरी चीज को लिया है, यानी पैसे देकर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी है। दैट मीन्स कि इट इज योर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी दे के कोई चीज खरीदना, पैसे दे के कोई चीज, कोई प्रोडक्ट खरीदना, दैट मीन्स कि आपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस चीज को रखा है? पैसे को रखा है। और मनी को ही हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? मनी कैन बी एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल as a means of exchange that at the same time acts as a measure of value. पैसा आपकी असल में जो है एक्सचेंज के लिए यूज हो रहा है, एक्सेप्टेबल उसी सूरत में जब आपके पास पैसे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को देखना हो तो वो भी पैसे से ही पता लगता है। जैसे मर्सिडीज की प्राइस अलग होगी, ठीक है, और बीएमडब्ल्यू की प्राइस अलग होगी। दो डिफरेंट कमोडिटीज हैं और उनकी प्राइसेस अलग अलग हैं। या फिर हम कहेंगे कि मर्सिडीज की प्राइस या सिविक की प्राइस अलग होगी और मेहरान की प्राइस अलग होगी, है ना? तो ये मनी आपको क्या चीज बताता है? मनी आपको बताता है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कि उस चीज की, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। सही हो गया? के अलावा क्या है? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और इन द रिपेमेंट ऑफ डेट। आपने अगर कोई उधार शुधार वापस करने हैं तो वो भी पैसे के थ्रू आप वापस कर सकते हो। ठीक है, या आप कोई उस उधार के बदले में कोई काम कर लेते हो। जैसे अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में बगैर पैसे दिए खाना खा लिया है, तो उसके बदले में या तो आप सर्विसेज दोगे, या आप बर्तन साफ करोगे, या फिर आप पैसे दोगे। सही है? तो मनी क्या चीज है आपकी? Money shows the worth of a product, and money is used for the medium of exchange, and it is also used for the economic transaction. ठीक है, तो ये है आपका क्या है? मनी था, मनी की डेफिनेशन थी। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शेरियार। मैं भी इसी तरह से ही अटेंड करती हूँ, मतलब इसी तरह से क्लास लेती हूँ, मोबाइल के साथ भी और लैपटॉप के साथ। पर मुझे आपकी लॉजिक समझ नहीं आई। मेरी तो चलो समझ में आती है कि मैंने आवाज के लिए अच्छी, मतलब आप लोगों को तक सही आवाज आए, इस वजह से मैं मोबाइल का यूज करती हूँ। साथ में आप क्यों मोबाइल और लैपटॉप दोनों यूज कर रहे हैं? दो चीजें एक साथ कैसे, क्यों यूज कर रहे हैं, वजह? अच्छा, ठीक ठीक। अब फीचर्स ऑफ मनी में क्या है? मतलब मनी हम किस किस तरह से, मतलब उसके फीचर्स क्या क्या हैं, किस तरह से मनी को यूज किया जा सकता है? सबसे पहली चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस तरह से, कि अगर कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करनी है
एक चीज आपने लेनी है एक चीज के बदले, तो आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए पैसे को यूज करते हो, तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का इस्तेमाल किया जाता है। लीगल टेंडर के थ्रू, लीगल टेंडर की वजह से आप मनी को यूज करते हो, या आप कह सकते हो कि लीगल टेंडर इज द फीचर ऑफ मनी। जैसे अगर आपने लेट से कि कोई प्रॉफिट लेना है, या आपने कोई डेब्ट थे, कोई उधार था और उसका रीपेमेंट करनी है, ठीक है, या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि इस टाइम पीरियड के बाद मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर बोल रहे हैं। और जैसे मैंने कोई सर्विसेज दी हैं, आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के बाद मुझे इस चीज की पेमेंट मिलेगी, तो ये दिस शोज दैट व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम गिविंग यू, वो आप एज अ लीगल टेंडर यूज किया जा सकता है। मनी को हम एज अ लीगल टेंडर यूज कर सकते हैं। प्राइसिंग यानी कि हमने कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, उसके लिए हमें कोई चीज की प्राइस रखनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया मर्सिडीज की और मेहरान की एग्जांपल दी है। लेट से हमने डोनट खरीदना है मार्केट जाके, ठीक है, बेकरी से हमने डोनट खरीदना है, तो डोनट की प्राइस देंगे तो हमें डोनट मिलेगा ना। तो एज अ प्राइसिंग जो है वो मनी यूज होता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में भी सेम उसी तरह से कि डिफरेंट सर्विसेज हम देंगे तो उसके बदले में ही आपका पैसे मिलेंगे। और सेविंग्स भी इसी तरह से है कि आपको जितना ज्यादा आप सेव करते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी परचेजिंग पावर होती जाएगी कि आप फ्यूचर में उस पैसे को इस्तेमाल कर सको। परचेजिंग पावर क्या होता है? कुव्वत खरीद, या कोई चीज आपको खरीदनी है, आपने घर खरीदना है, उसके लिए आप पहले से सेविंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, उसको सेविंग को आपने स्टार्ट किया है, आप एक टाइम आएगा कि आपकी परचेजिंग पावर इतनी हो जाएगी कि आप घर खरीद सकोगे। तो सेविंग्स इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ मनी। ठीक हो गया। पैसे की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? In old times, people used to rely on their own produce goods for living purposes and were self-sufficient, and there was no need of money at all at that time. पहले वक्तों में क्या होता था कि लोगों के पास अपनी चीजें वो खुद बनाया करते थे, खुद प्रोड्यूस किया करते थे, और उनकी जो जरूरियातें जिंदगी थी, जो जो चीजें उनको चाहिए होती हैं जिंदगी गुजारने के लिए, उसके लिए वो सेल्फ सफिशिएंट थे। यानी कोई किसी से उधार नहीं लेना, किसी से कोई इंपोर्ट नहीं करना, कोई एक्सपोर्ट नहीं करना, अपने अपने लिहाज से जिंदगी गुजारने की सारी चीजें उनके पास मौजूद थी, ठीक है। और पैसे की उस टाइम पे कोई ऐसा जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, लोगों में अवेयरनेस आती गई, और लोगों की ख्वाहिशात कह सकते हो कि वो बढ़ती गई, ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी एग्रीकल्चर सोसाइटीज बेहतर होती गई, आपके पास टूल्स अच्छे आते गए। पहले काम जो आप लोग हाथ से कर सकते थे उसके लिए मशीनरीज बननी शुरू हो गई, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होनी शुरू हो गई। तो क्या हुआ कि उस प्रोडक्शन की, ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से आपकी जो सोसाइटी थी उसमें डिफरेंट एक्सचेंज मैकेनिज्म आने शुरू हो गए। यानी एक इंडिविजुअल जो था, उस इंडिविजुअल की नीड्स बदलती गई, उसकी वांट्स बदलती गई। पहले जो चीज है बार्टर सिस्टम के थ्रू इंसान अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रखता था, ठीक है, पुराने वक्तों में। फिर क्या होने शुरू हो गया, उसको न्यू, जब एक्सेस प्रोडक्शन होनी शुरू हुई, तो उसे तब अंदाजा हुआ कि नहीं, बार्टर सिस्टम में तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से उसने मनी का इस्तेमाल शुरू किया, ठीक है। मनी बार्टर सिस्टम में जब प्रॉब्लम्स आई तो उसने कहा कि नहीं, अब हमें अपने हालात जिंदगी बदलनी पड़ेगी, और हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ताकि हम एक दूसरे से वो चीजें पैसों के बदले खरीद सकें। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी आती हैं डिफरेंट कंट्रीज में, हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे पाकिस्तान में PKR रुपी है, इंडोनेशिया में इंडोनेशियन रुपी है, इंडिया में इंडियन रुपी है, ठीक है, और बांग्लादेश में टका है। तो और क्या होता है बांग्लादेश में? बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है? रुपी है या कोई और डिफरेंट है? हाँ बिल्कुल, दुबई में AD है, और
यूएसए में डॉलर है, कनाडा में डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर है, सऊदीया में रियाल है, बिल्कुल। तो हाँ, यूरोप में यूरो वगैरह है, रोमानिया में ली है, ठीक है। सारी इस तरह से हर कंट्री का डिफरेंट मनी स्टाइल है, डिफरेंट उनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और हर किसी ने अपने डिफरेंट मेथड्स रखे हुए हैं। किसी की करेंसी अच्छी है, किसी की करेंसी बुरी है। अब ये जो बात है ना, करेंसी अच्छी और बुरी होने के पीछे इकोनॉमी का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखो, जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि पाकिस्तान के रुपी की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो बहुत डेप्रिशिएट है, ठीक है, उसमें कोई अच्छी वो नहीं है। और यूएसए का जो डॉलर है वो आजकल किस रेट पे चल रहा है, कोई आइडिया है? बिल्कुल। और तुर्की में लीरा है। 290 या 297 इस तरह से ही चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखो कि पाकिस्तानी 1 रुपी और सॉरी, यूएसए का $1 और पाकिस्तानी कितने रुपी, 297। तो कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आपकी आपके जो वर्थ है पाकिस्तानी रुपी की, वो इतनी ज्यादा डाउन है कि यूएसए का $1 और पाकिस्तानी 298 रुपीज, अगर हम कोल्यूट करके ढेर सारे पैसों का हिसाब लगाएं तो $100 इक्वल टू कितने होंगे? बिल्कुल 29,000। तो हमारे लिए, हाँ, किसी एक बंदे की सैलरी होती है 29,000, ठीक है। तो खुद सोचें, हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी डाउनफॉल पे है कि उसकी वर्थ जो है पाकिस्तानी रुपए की, वो कहीं किसी से मैच नहीं करती। अच्छा जी, कमोडिटी मनी, सबसे पहले हम जो फॉर्म ऑफ मनी में पढ़ने लगे हैं वो है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी होता है, कमोडिटी मनी इज मेड अप ऑफ वैल्यूएबल कमोडिटी लाइक वीट, गोड्स एक्सेट्रा। People use these commodities for exchange purpose and fulfill their needs. As time passed on, people faced many problems due to commodity money like storing value, durability, divisibility. पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में कि अगर मुझे 1 किलो चावल चाहिए तो मैं किसी और से 1 किलो आटा ले लूंगी और उन्हें चावल दे दूंगी जिसको चावल की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम होता था कि एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेना, ठीक है। पैसा आया तो पैसे के बदले हम कोई चीज खरीद लेते थे, यानी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज चेंज होके किसी प्रोडक्ट से, कमोडिटी से पैसा होना शुरू हो गया, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। कमोडिटी मनी में वो कह रहे हैं कि जितनी भी वैल्यूएबल कमोडिटीज होती हैं, जैसे कि वीट हो गया, गंदुम हो गया, या बकरियां शकरियां हो गई, ये चीजें लोग जो है वो यूज करते थे एक्सचेंज पर्पस के लिए और अपनी जरूरियात को पूरा करते थे। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, लोगों ने काफी प्रॉब्लम्स फेस की थी। इस वजह से अब बार्टर में क्या होता है कि अब ये देखो, गंदुम पड़े पड़े उसके अंदर कीड़ा भी लग जाता है, चावल पड़ा पड़ा रहे तो उसके ऊपर कीड़ा आ जाता है। तो स्टोरिंग में, स्टोर करने में मसला था, वैल्यू में मसला था, और ड्यूरेबिलिटी यानी कि काफी लंबे अरसे तक कोई चीज नहीं चल सकती, डिविजिबिलिटी यानी आधी आधी भी नहीं हो सकती। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें पैसे का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर कमोडिटी मनी, हम इस चीज को भी कह सकते हैं। अच्छा, फिर मेटेलिक मनी क्या है? मेटेलिक मनी या कॉइन्स मनी, जिसमें आपका जब पैसा आया तो पैसे किस सूरत में आया था? गोल्ड की सूरत में। याद है आप लोगों को पुरानी, अगर आप लोगों ने कोई मूवीज देखी हो और उसमें आप लोगों को या पुराने वक्त के कोई किस्से वगैरह पता हो, तो लोग दिनार यूज करते थे, सोने के सिक्के यूज करते थे, सिल्वर या कॉपर इस तरह के सिक्के वगैरह यूज करते थे एज अ मनी, ठीक है। और वो सिक्के जो थे वो बड़ी वर्थ के होते थे और लोग उनको ले लेके अपनी छोटी सी पोटली होती थी उसमें पैसे रखते थे और लेके जाते थे।
तो मेटालिक मनी और कॉइन्स जो थे उस टाइम पीरियड को उन्होंने बार्टर सिस्टम को इस तरह से खत्म किया, यानी कॉइन्स के थ्रू उन्होंने इस चीज को बार्टर सिस्टम को खत्म किया था। ठीक है, मेटालिक मनी वाज यूज्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी को खत्म करने के लिए, यानी वो जो बार्टर सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, उस चीज को खत्म करने के लिए मेटालिक मनी का इस्तेमाल किया गया था। क्वालिटी और क्वांटिटी देख के, जैसे कुछ जो थे ज्यादा वर्थ के जो होते थे उसको गोल्ड कर देते थे, जो थोड़े कम उसके होते थे उसको सिल्वर कर देते थे, और जो सबसे कम होते थे उसको कॉपर कर देते थे। तो जैसे अभी हमारे 5,000 का नोट बहुत बड़ी वर्थ रखता है, फिर 1,000 का आ जाता है, फिर 500 का आ जाता है, तो इस तरह से गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में डिफरेंट मेटेलिक मनी को इस्तेमाल किया जाता था। अब दो तरह के मेटल्स होते थे, एक अनकॉइंड मेटल होता था और एक कॉइंड मेटल होता था। अनकॉइंड मेटल हम उस चीज को कह रहे हैं जो वर नॉट यूज, मेटल्स वर नॉट यूज एज कॉइन्स बट एज बुलियन। ठीक है, दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग द वेट एंड वैल्यू। अब अनकॉइंड मेटल जो होते थे वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते थे कि उनका वजन तो बहुत ज्यादा होता था लेकिन उनकी वर्थ इतनी नहीं होती थी, यानी कि उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती थी। कॉइन्स मेटल में क्या होता था, आफ्टर द फेलियर ऑफ अनकॉइंड मेटल्स, जब अनकॉइल्ड मेटल्स जो थे उनका किसी ने पसंद नहीं किया और उसका जो इस्तेमाल था वो भी कम से कम होने शुरू हो गया, तो स्टैंडर्ड कॉइन्स बनाने शुरू हुए। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉइन्स यानी कि सब के एक जैसे। ठीक है, तो सब एक जैसे कॉइन्स बनाने की वजह से बैलेंस्ड आ गया। अब उसका क्या था कि वेट भी थोड़ा सा था कि एक जितना वेट करना है, एक जितनी वैल्यू रखनी है। अगर एक सोने का सिक्का है तो ये नहीं कि एक सोने का सिक्का गोल शेप में है, दूसरा जो है वो स्टार शेप में है, या जो तीसरा है वो स्क्वायर शेप में है। इस तरह नहीं था, सबको उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया था, एक जैसा था, एक जितनी वेट थी, एक जितनी वैल्यू थी। और अनकॉइंड मेटल जो थे वो इस वजह से ओवरकम कर गए थे और कॉइंड मेटल्स आ गए थे। अब ये जो टाइम पीरियड था ना कॉइंड मेटल वाला, आपको याद है पाकिस्तान में भी सिक्के हुआ करते थे, 1 रुपए का, 2 रुपए का। और अगर आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछें तो आ, वो भी आपको बताएंगे कि आ, पहले टाइम पीरियड में पाकिस्तान जब शुरू शुरू की बात है तो उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे से सिक्के हुआ करते थे। और 1 रुपए से भी छोटा एक सिक्का होता था। ठीक है, मतलब उसको क्या बोलते थे, अ, अठन्नी, कुछ इस तरह का कुछ वर्ड होता था, अठन्नी के क्या, चवन्नी, अठन्नी, कुछ इस तरह का वर्ड था, आई डोंट नो। तो ये वो वाला टाइम पीरियड था जब हाँ 8 आने और कुछ इस तरह, बिल्कुल। अच्छा, क्लास के टाइम पे प्लीज मुझे कॉल मत किया करें, जो भी मुझे अभी कॉल करें प्लीज क्लास के टाइम पे कॉल ना किया करें, सारे के सारे स्टूडेंट्स सुन, मैसेज किया करें ना कॉल किया करें, क्योंकि मेरे मोबाइल पे ये क्लास ओपन होती है तो मैं आप लोगों की क्लास ये मैसेजेस वगैरह ना देख सकती हूँ ना सुन सकती हूँ कॉल्स वगैरह। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ हाँ, 4 आने, 8 आने, 12 आने, इस तरह के पैसे हुआ करते थे। अच्छा, कवल पूछ रही है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलियन। बुलियन मेरा ख्याल है हमने अनकॉइंड में पढ़ा था। मेटल्स वर नॉट यूज्ड एज कॉइन्स बट एज बुलियन। बुलियन का मतलब होता है जारा के, सॉरी, कवल जारा। ये होता है कि जैसे आपने, मैं चुप हो गई थी मैं चुप हो गई थी इस वजह से आप लोगों को जब आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब है आवाज नहीं आ रही। ठीक है, देखें जैसे आप कोई चीज
याद है आप लोगों को, जैसे अलादीन का आप लोगों ने वो भी पढ़ा होगा, और या फिर आप लोगों ने अली बाबा 40 चोर पढ़ा होगा। कभी पढ़ी थी ये कहानी, अली बाबा 40 चोर? तो उस कहानी में क्या होता था कि वो पूरे बल्क बल्क उठा के, जो चीजें उठा उठा के लेकर जाते थे, जो चोरी करते थे, कीमती कीमती चीजें, ठीक है। कीमती कीमती चीजें बड़ी बड़ी टोक वो उसमें बोरियों में डालते थे, और वो वहां पे जाके केव के अंदर, कार के अंदर जाके छुपा देते थे। तो ऐसी चीजें जो आप एक बोरी की सूरत में, या आप एक हैवी मेटेलिक की सूरत में जो कीमती चीजें होती हैं वो लेकर जाते हो, जिनका कोई एक यूनिफॉर्म तरीका नहीं होता, या कोई कह सकते हो कि कोई एक एक जितना वेट नहीं होगा उस चीज का, या एक जितनी वैल्यू नहीं होगी, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अनकॉइंड मेटल्स हम उस चीजों को बोलते हैं, ठीक है। वो सॉरी, बुलियन उस चीज को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया पेपर मनी। ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन जो करूंगी ना मैं, आप लोगों को लास्ट क्लास में करूंगी, ठीक हो गया। पेपर मनी क्या चीज होती है? पेपर मनी होता है आपका ऐसा एस पहले तो हमने अनकॉइंड वाली चीज देख ली कि अनकॉइंड मेटल्स आए, फिर कॉइंड मेटल्स आए, फिर सबने सिक्के वगैरह शुरू कर दिए, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कॉइन्स आ गए, फिर अब जो था ना वो पेपर मनी स्टार्ट हुई। पेपर मनी में आपके पास सबसे ज्यादा क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ यूज हो रहा था, और हल्का फुल्का सा था, और उसके लिए एक उन्होंने इंस्टीट्यूट बना दिया। एक इंस्टीट्यूट बनाने का मकसद ये था कि वो उस चीज से, एक इंस्टीट्यूट से ही पैसे निकलेंगे यूनिफॉर्म तरीके से। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे होना, ठीक है। मतलब कोई एक छोटा एक बड़ा इस तरह का नहीं होगा, सब एक जैसे प्रिंटिंग होगी पैसों की, ठीक है। और पैसे का इस्तेमाल का इख्तियार जो है वो लोगों को दिया तो जाएगा, लेकिन उनको पैसे को बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के पास होगा। यानी प्रिंट करना सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के पास इख्तियार होगा, उसके अलावा किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, मेरी तरफ से आवाज आ रही है? मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं जा रही। पेपर मनी की अब हमने दो चीजें देखी थी कि किस तरह से पेपर मनी इस्तेमाल हो सकता है। एक आपका कन्वर्टेबल पेपर मनी होता है, एक आपका फिएट पेपर मनी होता है। कन्वर्टेबल जो पेपर मनी है उसको हम कॉइन्स को ऑन डिमांड चेंज कर सकते हो, गोल्ड में या फिर सिल्वर सर्टिफिकेट्स में, ठीक है। वो आपका पेपर मनी चेंज हो जाएगा। आपने यानी पैसे दिए, और पैसे के बदले में आपने उसको एज अ गोल्ड में आपने अपनी एसेट्स बना ली, या फिर सिल्वर में बना, सिल्वर सर्टिफिकेट्स वगैरह ले लिए, दैट्स इट। फिएट पेपर मनी क्या होता है? इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कॉइंस ऑन डिमांड, एंड इट इज एक्सेप्टेड इन ट्रांजैक्शन एट इट्स फेस वैल्यू ड्यू टू इट्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। ये आप ऑन डिमांड कॉइन्स को चेंज नहीं कर सकते, कि आपने आपने डिमांड की कि इन कॉइन्स को चेंज कर दो, जबकि आपका ये जो फेस वैल्यू बनेगी उस पेपर मनी की, उस तरह से वो आपका लीगल टेंडर अनलिमिटेड भी बन सकता है। उसके बाद पेपर मनी के बाद अब आप लोग आज के टाइम पीरियड में देखें तो या तो हर किसी के पास क्रेडिट मनी होगा, ठीक है, या डेबिट कार्ड होगा, या क्रेडिट कार्ड होगा, या वो बैंक मनी यूज कर रहे होंगे। बैंक मनी का मतलब क्या है कि हो सकता है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह यूज कर रहे हो सकता है उनके पास चेक्स हों, या चेक को एज अ यूज कर रहे हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसको हम लोग कार्ड की सूरत में कर रहे हो, या चीज आपने खरीद ली है और बाद में आपके जो पैसे हैं वो बैंक अदा कर रहा हो, उस चीज में चेंज हो गया। जैसे जैसे वक्त पास गुजर रहा है ना, उसके हिसाब से पैसों की जो वर्थ है वो चेंज होती जा रही है, या पैसों की जो शेप है, फॉर्म है, वो चेंज होनी शुरू हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक मनी, पहले कोई कंसेप्ट नहीं था एटीएम वगैरह का, और फिर एक टाइम आया कि एटीएम वगैरह आने शुरू हो गए, डेबिट कार्ड आने शुरू हो गए, क्रेडिट कार्ड आने शुरू हो गए, ऑनलाइन बैंकिंग शुरू होगी, ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। यू जस्ट हैव टू राइट द राइट नंबर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, और वो आपकी खुद ब खुद आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। और पहले क्या होता था कि लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े होके अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल या जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो अदा किया करते थे,
और अब क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से एक ऐप के थ्रू आप लोग क्या करते हो, अपने कुछ किसी भी बैंक के ऐप के थ्रू आप अपने पैसे जमा करा देते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी इस चीज को हम लोग कहते हैं कि विद इन वन क्लिक आप अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। फंक्शंस क्या क्या होते हैं मनी के, सॉरी मैंने आप लोगों के, अच्छा जी, कन्वर्टेबल, देखें नाम से ही पता लग रहा है कन्वर्टेबल, यानी कि अगर डिमांड की जा रही है कि सिक्कों को चेंज करो पैसों में, तो वो सिक्कों को चेंज कर देंगे या फिर गोल्ड में या फिर सिल्वर में। ठीक है, आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपका वो चेंज कर देगा, जो बैंक है वो चेंज कर देगा आपका पैसा या तो गोल्ड में या फिर सिल्वर में। ठीक है, ये कन्वर्टेबल आपकी मनी होगी। फियाट, जो फिएट मनी होती है ये क्या है, ये कन्वर्टेबल नहीं होती, या आपकी जो फेस वैल्यू होती है किसी भी पैसे की, उसके थ्रू आपको पैसे मिलेंगे। यानी जैसे लेट से आपने पुराने जमाने में एक प्लॉट खरीद लिया था, ठीक है, और उस टाइम पे आपने 10 रुपए का वो प्लॉट खरीदा था। अब क्या है, वो आपको कभी 10 रुपए में प्लॉट मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। उसकी जो फेस वैल्यू, एक्चुअल फेस वैल्यू होगी, उसके हिसाब से आपको वो चीज मिलेगी। ठीक है, तो आप उसको मतलब फौरन फौरन जिस तरह से आपने कहा उस तरह से ही नहीं मिल जाएगा आपने, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक के भी होते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ मनी में हम क्या कह रहे हैं कि मनी इज एनीथिंग दैट इज वाइडली यूज्ड एज द मीन ऑफ पेमेंट। मनी आपकी क्या है, इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, दैट इज वाइडली यूज्ड एज अ मीन ऑफ पेमेंट। आपने पैसे अदा करने हैं, आपने किसी चीज को पैसे वगैरह देने हैं, वो आपका उस तरह से यूज होगा। ठीक है, अब क्या खरीदना है, हो सकता है आपने कोई भैंस खरीदनी हो सकता है आपने कोई घर खरीदना हो सकता है आपने कोई गाड़ी खरीदनी हो। ठीक है, जो चीज भी आपने खरीदनी है, जो चीज भी आपने सेटलमेंट करनी है, अपने उधार वगैरह चुकाने हैं, तो उस तरह से आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस और मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर्पस। ये बात हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो पैसा है वो आपका एज अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यूज होगा, और आपका क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है, अच्छा ये क्लास, परेशान ना होइएगा, ये क्लास आप लोगों की रिकॉर्ड हो रही है। बाय द एंड ऑफ द क्लास, 1-2 घंटे के अंदर आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इसी चैट्स में जिस तरह आप लोग ये अभी मैसेजेस कर रहे हो ना, इसी तरह से 1-2 घंटे बाद देखना, और यहाँ पे ही आपको आज की क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी, पूरा लिंक पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, जवेरिया इसी क्लास में आप लोगों को मिल जाएगी। कि जैसे अभी आप लोग मैसेज किया ना, ये कहाँ पर जो लिखा है ना आपने, सेम इसी तरह से इन्हीं मैसेजेस के एंड पे, जब क्लास यानी जैसे 8 बजे क्लास खत्म होगी, तो 8 बजे के 2 घंटे बाद आपकी यही क्लास रिकॉर्ड हुई मिल जाएगी। ठीक है, वैसे कोशिश किया करें कि हर क्लास में साथ में आप पेन पेंसिल नोटबुक रखा करें, ताकि कोई भी बात हो वो साथ साथ आप अपने नोट्स खुद बनाएं। ठीक है, मेरा तो ख्याल है चलती है। अच्छा जी, प्राइमरी फंक्शंस, फंक्शंस के दो, फंक्शन ऑफ मनी के दो तरह के होते हैं, प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन में क्या है कि आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अभी हमने कितनी दफा ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्ड पढ़ लिया है, शुरू से अभी तक हम ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ज्यादा इंपॉर्टेंस देखते हैं कि पैसा किस लिए यूज होता है, ताकि आप कोई चीज एक्सचेंज कर सको, पैसे दे के कोई चीज खरीद सको। ठीक है, ये इसका सबसे ज्यादा प्राइमरी फंक्शन है। उसके बाद है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि आपको पता होगा कि उस चीज की वर्थ क्या है, उस हिसाब से आप पैसे अदा कर सकोगे। ठीक है, तो उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड, उसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि यानी कि आप उसकी वर्थ को सेव भी कर सकते हो। जैसे अगर हमने कहा कि पैसे को चेंज कर सकते हो, एज अ गोल्ड या सिल्वर आप खरीद सकते हो, तो एज अ प्राइमरी फंक्शन आपका पैसा जो है वो यूज होता है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग लॉन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, टू टू मॉनिटरी, एड टू प्रोडक्शन एंड ट्रेड,
कोई भी अगर प्रोडक्शन या ट्रेड वगैरह करनी है उस चीज के लिए पैसा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी फंक्शंस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये अभी बताया तो है लेकिन फिर से मैं पढ़ देती हूँ एक दफा। Money is used as a medium of exchange and the sale and purchase of different products can be made through money. कोई भी चीज आपने खरीदो फरोख्त करनी है, सेल या परचेज करनी है, वो आप किस तरह कर सकोगे? पैसे की मदद से कर सकोगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ही ये वाला है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी फंक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। लोग अपनी चीजों को बेच सकते हैं पैसा देके, और लोग अपनी चीजों को खरीद सकते हैं। कोई भी चीज खरीदनी है वो पैसा देके खरीद सकेंगे। फिर क्या है मेजर ऑफ वैल्यू? मेजर ऑफ वैल्यू में हम कहते हैं मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट money works as a common denomination. The value of all goods and services are expressed in terms of money. जो पैसा है उसको हम एज अ मेजर ऑफ वैल्यू देखते हैं, क्योंकि पैसा जो है वो एज अ डिनोमिनेशन यूज होता है। कॉमन डिनोमिनेशन है कि आपने कोई गुड्स और सर्विसेज है उसकी वर्थ देखनी है, उसकी वैल्यू देखनी है, तो आप किस तरह से देख सकते हो? एज अ मनी देख सकते हो। अभी आजकल क्या रेट चल रहा है उसका, सोने का? तो सोने की जो वर्थ है, जो सोने की वैल्यू है, वो भी आप किस तरह से देख रहे हो? पैसे के थ्रू देख रहे हो ना। तो ये मेजर ऑफ वैल्यू है। किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपने मेजर ऑफ वैल्यू निकालनी है तो वो किस तरह से देख सकोगे? पैसे के थ्रू देख सकोगे। या अगर आप कहोगे कि एक तोला सोना आज इतने रेट पे चल रहा है, ठीक है, तो वो भी किस तरह से देख रहे हो? एक तोला, तोला मतलब वेट, आप उसको वेट को देख रहे हो, उसकी वर्थ देख रहे हो कि क्या वर्थ है, पैसे में क्या वर्थ है। जैसे चलो गोल्ड तक की बात नहीं करते हम, लेट से सेब की बात करते हैं। हम कहेंगे 1 किलो सेब किस तरह से मिल रहे हैं, तो हम किलोग्राम में इसको चेंज करें वजन को, उसकी वर्थ देखने के लिए, ठीक है। प्याज महंगा हुआ है आजकल, सना जहांगीर? क्या क्या प्रॉब्लम है इरम आपका? सॉरी मैंने आपको मैसेज नहीं देखा था ऊपर। होल्ड ऑन आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी कोई कॉल आई होगी और आपने उसको क्लास को होल्ड पे कर दिया होगा। तो इसलिए एक दफा क्लास से डिस्कनेक्ट हो और दोबारा से क्लास में एंटर हो तो आपका मसला हल हो जाएगा। जी शेरियार, क्या मसला है? मतलब आप इस क्लास से लॉग आउट हो ना, मतलब लीव करें इस क्लास को और दोबारा से क्लास में एंटर हो। आपको पता है शेरियार, अगर स्टेट बैंक जो है वो ज्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू हो जाएगा तो जो वर्थ अभी आपके पैसे की है वो भी नहीं रहेगी। यानी पैसा इतना आम हो जाएगा, और पैसा ज्यादा प्रिंट करने से, प्रिंटिंग ऑफ मनी से बहुत सारे मसले हो जाते हैं। एक तो ये कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाती है, दूसरी आपकी करेंसी की वर्थ नहीं रहती, और तीसरा आपकी जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो बढ़ने शुरू हो जाती हैं। यानी कि जो ब्लैक मार्केट है उसमें उसका किरदार, पैसे का जो किरदार है ना, वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से करेंसी को एक मिकदार तक ही प्रिंट किया जा सकता है। मतलब एक उन्होंने लिमिट रखी होती है, उस लिमिट से ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आएगी, आपकी मनी की वर्थ कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर समझा दिया हो आपको। बिल्कुल डिवैल्यूएशन ऑफ मनी होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर किसी के पास पैसा आ जाएगा और उस पैसे की वर्थ नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा जी आगे क्या है? एज वी मेजर वेट्स इन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी also serve as a standard of payment made after a lapse of time to settle debts and make investment.
अब देखो पैसा जो है ना वो इसलिए भी यूज होता है, पैसा इसलिए भी यूज होता है क्योंकि हमने जो उधार होते हैं उनको खत्म करना होता है और इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी होती हैं कंट्री के अंदर। अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें तो पाकिस्तान अभी आईएमएफ के कर्जों पे चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान इज इन डेब्ट राइट नाउ, एंड nobody या no other country, no other developed country wants to make their investment in our country। हमारे कंट्री के अंदर वो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आना नहीं चाहते, ठीक है। तो पैसा एज अ जो मनी की हमने ये जो फीचर देख रहे हैं, जो प्राइमरी फंक्शन देख रहे हैं, पैसा इसलिए भी यूज होता है कि आप अपने जो डेब्ट्स हैं विद इन टाइम उस डेब्ट को खत्म कर सके और मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर आ सके। हमारे कंट्री को दूसरों कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी बाहर से अगर कोई हमारे कंट्री के अंदर अपनी पेमेंट्स लेकर आएगा, डॉलर्स लेकर आएगा, तो वो हमारे कंट्री के लिए एक पॉजिटिव बात है। लेकिन लोग डरते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्यों लेकर आए, क्योंकि ना पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर पॉलिटिकल जो है वो स्टेबल है और ना ही आपकी डेफिट सुन तो लो, मैं वही तो बता रही हूँ आपको, डेफिट का ही तो मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको, उसी को तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आ रही है आवाज? अच्छा, पैसे अगर कोई डेब्ट्स वगैरह क्लियर करने हैं, कोई उधार वगैरह क्लियर करने हैं, उस टाइम पीरियड को आपने जो कवर करना है, मतलब आपने लेट से इस साल में आपने पेमेंट ली, 2024 में पेमेंट आपने किसी से ली है, उधार किसी से लिया है और आपने बोला है कि हम आपको जो उधार है वो वापस कर देंगे 2026 में, ठीक है। तो अब ये जो 2 साल का टाइम पीरियड होगा, इस 2 साल के पीरियड को हम डेफर्ड पेमेंट बोलेंगे, यानी इस 2 साल में आपने उस दो जो भी जितने भी पैसे लिए हैं उन पैसों को पूरा करना है और आपने उस उधार को खत्म करना है, डेब्ट्स को मुकम्मल करना है, सेटल डाउन करना है। और इसी तरह से जैसे ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने इन्वेस्टमेंट ली है और इन्वेस्टमेंट को अब आपने फुलफिल जो करना है ना, वो यूनिट इसी टाइम पीरियड में करना है। लैप्स ऑफ टाइम का यही मतलब है कि आपने उस डेफर्ड टाइम पीरियड में उसको सेटल डाउन करना है, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट फ्रॉम ऑल द एसेट, देयरफॉर इट इज इजियर टू स्टोर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी। देखो जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या है कि हम कहते हैं कि अगर आपने कोई घर बनाया है, ठीक है, या आपने कोई गाड़ी खरीदी है, तो वो जो घर और जो गाड़ी होगी वो आपका क्या है? एसेट है, यानी कि वो आपने कोई ना कोई अपना सरमाया बना लिया है, एसेट बना लिया है, ठीक है। अब अगर आपके पास पैसे पड़े होंगे ना, अगर लेट से आपके पास 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपका क्या है? वो आपका लिक्विड एसेट है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट, ठीक है। अगर आपके पास घर या गाड़ी या कोई और बंगलो वगैरह कोई भी चीज है, उस चीज को हम सिर्फ एसेट्स बोलेंगे। लेकिन अगर पैसे की फॉर्म में आपके पास कोई एसेट है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट, ठीक है। और इसी को हम कहेंगे मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। सबसे ज्यादा जो लिक्विड एसेट है वो क्या है? पैसा है। जितने भी एसेट्स हैं उसमें हम लिक्विड एसेट किसको बोल रहे हैं? मनी को बोल रहे हैं। और इसी वजह से लिक्विड एसिड को संभालना या लिक्विड एसिड को स्टोर करना, उसकी वैल्यू को स्टोर करना ज्यादा आसान होता है, वो ज्यादा आसान है फॉर्म ऑफ मनी का। अब सेकेंडरी फंक्शन में क्या है? इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंडिंग। सबसे पहले लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब अगर आपने किसी को
आपने पैसे सेव किए हैं और आप पैसे बैंक वालों को दे देते हो, डिपॉजिट करवा देते हो। बैंक वाले क्या करेंगे, एक सेविंग अकाउंट आपका बना लेंगे और जो पैसे आपने सेव किए थे वो किसी बिजनेसमैन वगैरह को दे देंगे, ताकि जितना भी कोई प्रॉफिट वगैरह आता जाएगा वो साथ के साथ बैंक वाले आपको देते जाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंडिंग पैसा इसलिए भी यूज हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि लेट से कि अगर 1 करोड़ है उनके पास तो वो क्या करेंगे, 1 करोड़ किसी बैंक वगैरह में रखवा देंगे, ठीक है, एज अ फिक्स डिपॉजिट। और आपको हर महीने उस अमाउंट के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर पैसे मिलते जाएंगे। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंडिंग बोलते हैं। ठीक है। अजान तो नहीं हुई अभी, अभी 7:10 तक होगी तकरीबन। तो जब अजान होगी तो तब मैं कबल आपको नमाज का ब्रेक दे दूंगी, ठीक है। रेड सर्कल का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन है। ग्रीन का मतलब होता है कि आप ऑफलाइन है। अच्छा जी, सेकंड क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो पैसा है वो एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है गवर्नमेंट वालों की तरफ से। मनी इज द पावरफुल फैक्टर टू अचीव ग्रोथ, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेंटेन एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पैसा है उसको हम लोग एज अ बहुत सारी चीजों से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मजीद एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। टूल्स टू मॉनेटरी मैनेजमेंट, इसमें हम कहते हैं कि अगर आप मनी जो है ना, जो पैसा है, वो आपकी आउटपुट को इंक्रीज करेगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ आपकी, अगर आपने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिफरेंट लोगों तक पहुंचानी है वेल्थ, तो तब भी मनी यूज करेगी। जैसे जायदाद में पैसे जो है वो बंटवारा करते हैं, तो एज अ मनी ही यूटिलाइज होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। प्रोडक्ट एज अ एड्स टू प्रोडक्शन एंड ट्रेड। मैं थोड़ी देर तक करती हूँ, अभी अजान का वक्त हो गया। ठीक है। 1.4 जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नमाज के बाद। ठीक है, 15 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, नमाज पढ़ के सारे आ जाए। तो 7:20 या 25 तक हम अपना आगे 1.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दिस इज योर नमाज ब्रेक एंड वी विल कम बैक एट 7:20 और मे बी 25। ठीक है।
अच्छा ओके जी, कमिंग बैक टू आवर लेक्चर 1.4 क्या है, क्वालिटीज ऑफ आइडियल। आइडियल मनी की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी जो क्वालिटी की आइडियल मनी होती है ना, उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए। सबसे पहले क्या, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी ऑफ आइडियल मनी जो हर जगह पे एक्सेप्ट हो सके। आपको कोई चीज चाहिए और आप वो पैसे देके वो चीज खरीद सको, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन ना लगे, कोई ये ना हो कि आप किसी जगह पे जाए और वो कहें कि नहीं ये पैसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अक्सर होता है ना कि कोई फटा हुआ नोट दे देता है या फिर कोई ऐसी करेंसी दे देता है जो पाकिस्तान में यूज ना हो रही हो, ठीक है, पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की करेंसी को यूज किया जाएगा, बाहर की करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलेगी, ठीक है। यूएस की जो यूएस डॉलर है वो अगर आप मार्केट में जाके कोई चीज खरीदने लगे और पाकिस्तानी रुपीस के बजाय आप यूएस डॉलर पकड़ा दो तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जैसे 75 का नोट जो था वो नहीं चला था, ज्यादा नहीं चला, ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए चला, उसकी देखा उन्होंने कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी चलेगी, पब्लिक एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, तो वो उसके नहीं इतना चल सका, उसको खत्म कर दिया। तो ऐसी चीज ऐसी आइडियल मनी जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना लगे और आप आसानी के साथ अपनी गुड्स और सर्विसेज को खरीद सको, उसको हम जनरल एक्सेप्टेबिलिटी बोलते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये आइडियल मनी है, क्वालिटी है आइडियल मनी। दूसरी क्या है, पोर्टेबिलिटी, यानी कि ऐसी गुड मनी जिसकी क्वालिटी क्वालिटी ऑफ पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इजीली और इकोनॉमिकली आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सको। जैसे पाकिस्तानी रुपी हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हो, आप यही पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तानी जैसे रुपए मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी रुपए आप इस्लामाबाद में भी वो यूज कर सकते हो, आप रावलपिंडी में भी वो यूज कर सकते हो, आप कोयटा चले जाते हो, बलोचिस्तान चले जाते हो, कहीं पर भी जाओगे वही पाकिस्तानी रुपये आपके चलेंगे। मतलब उसकी पोर्टेबिलिटी इतनी है कि अगर 10 रुपए आप इस्लामाबाद में जो इस्तेमाल करे हो वही आप इस्तेमाल कर सकते हो नॉर्दर्न एरियाज में, वही आप यूज कर सकते हो कराची वाली साइड पे। तो ये क्या है, पोर्टेबिलिटी है, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से लेकर जा सकते हो और उसकी वैल्यू भी उसी तरह से रहेगी। ड्यूरेबिलिटी क्या है, as money is passed from hand to hand and is kept in reserves, it must not easily deteriorate it either in itself or as a result of wear and tear। मतलब अगर पैसे, आपको पता है आपको कोई चीज चाहिए, आप एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएंगे पैसे, ठीक है, आपने कोई भी चीज मार्केट से जाके खरीदनी है, मार्केट में जाके आप पैसे दोगे वो चीज खरीद लोगे। अब आगे से जो सेलर था उसने भी तो आगे से कोई और चीज खरीदनी होगी, तो हैंड टू हैंड पैसे जब मूव करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी वर्थ गवा देंगे या उसकी जो वर्थ है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी वैसी की वैसी रहती है, कोई उसमें चेंजेस नहीं आते। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसे होना, ठीक है। जब पैसे जो है वो अगर 10 रुपए का नोट, ये नहीं कि इस्लामाबाद में डिफरेंट होगा, कोयटा में डिफरेंट होगा, बलूचिस्तान में डिफरेंट होगा, हर जगह पे एक जैसी करेंसी यूज होगी, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम होमोजेनिटी बोलते हैं और हम कहते हैं ये आइडियल मनी की निशानी है, होमोजेनिटी होना, ठीक है। डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि कोई भी पैसे, अगर आपने आपके पास 10 रुपए हैं, आपने 5 रुपए की चीज खरीदी है तो आपको 5 रुपए की चीज मिल जाएगी और 5 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी होती है आपकी मनी के अंदर, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिविजिबल हो सके। और या आपने कहीं पर, जैसे हमने प्रॉफिट की बात की थी, तो प्रॉफिट आपका डबल हो सकता है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उस बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं वापस, तो ऑब्वियसली इट विल बी डिविजिबल, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों से पूछा नहीं, आप लोग कौन से बीएस डिसिप्लिन में पढ़ रहे हो, मतलब क्या है बीएस है,
एमएस है, बीबीए है, एमबीए है, कौन सा डिसिप्लिन है आप लोगों का? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो अभी सुबह के वक्त भी तो आप लोगों की कोई क्लास हुई थी, नहीं? और कौन सा सेमेस्टर है आप लोगों का? ओके, फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है। सही, यानी आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर वालों की क्लास सुबह हुई थी। होमोजेनिटी का अनीसा मैंने मतलब बताया है कि एक जैसी चीज होना, एक जैसा यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ कि बलूचिस्तान में भी 10 रुपए का वही वाला नोट चलेगा जो इस्लामाबाद में चलेगा। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये नहीं होगा कि एक तरफ अल्लामा इकबाल बना देंगे, एक तरफ कायदे आजम बना देंगे, ठीक है। होमोजेनिटी का मतलब है कि एक जैसे होना। ठीक हो गया। और ड्यूरेबिलिटी का भी यही है कि पायदार होना, उसकी वर्थ होना, किसी पैसे की वर्थ होना, उसको हम ड्यूरेबिलिटी बोल रहे हैं कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ताकि उसकी वर्थ जो है कम हो जाएगी। 10 रुपए का मतलब है 10 रुपए ही रहेंगे, 100 रुपए का मतलब है कि तो 100 रुपया ही रहेगा, उसकी वर्थ में कोई कमी नहीं आएगी। अगर वो एक हाथ से दूसरे हाथ पे भी जा रहा है तब भी वो एक जितनी ही वर्थ रखेगा। हो सकता है कि कहते हैं कि एक कड़क नोट हो तो उसकी वर्थ कोई और होगी, या कोई ढीला मट्ठा होगा तो उसको हम कहेंगे नहीं, उसकी वो वर्थ नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं होता ना, दोनों की उतनी रहेगी ना। क्या ख्याल है? 100 रुपए का बेशक कड़क नोट हो या बेशक 100 रुपए का थोड़ा सा ढीला सा नोट हो, वो एक जैसा रहता है कि नहीं रहता? एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। आज क्या आप ऑनलाइन ही शो हो रही हो? मुझे तो आई डोंट नो कि आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, फिर क्या है? 6 है malleability, यानी कि the money material should be capable of being melted and given convenient shapes. It should be neither too hard and not too soft. It should also possess the attribute of impressionability. Malleability का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे हर नोट की एक अपनी पहचान है। 100 रुपए का जो नोट होगा वो लाल रंग का होगा, ठीक है। और 5,000 वाला नोट किस कलर का होता है? हाँ, 5,000 का नोट किस कलर का होता है? पता नहीं, आप लोगों के मैसेज अब मुझे शो नहीं हो रहे। हाँ जी, बिल्कुल ऑरेंज कलर का। तो हर मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जो हर नोट है ना, उसकी अपनी एक पहचान है। उसके पीछे आप देखोगे कि कोई एक
मकामी जगह की तस्वीर बनी होगी। फ्रंट पे देखोगे तो आपको कायदे आजम की तस्वीर मिलेगी और उसके अंदर आपको एक सिल्वर लाइन भी मिलेगी। आपको वो जो आंखों से माजूर होते हैं यानी जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए भी नोट के ऊपर एक ऐसे इमेजेस बनाए जाते हैं, जो डॉट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कौन सा नोट है। ठीक है, तो मेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हर कोई उसको कन्वीनियंट उसके लिए कन्वीनियंट होगा कि उस नोट की पहचान कर सके, उसका मतलब समझ सके, जो भी नोट है उसकी पहचान कर सके। ठीक है, और जो नोट होता है वो कोई भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता। ठीक है, और रिकॉग्नाइजेबिलिटी ये अभी मैंने बता दिया कि 100 रुपए का नोट होगा, आपको पता होगा कि 100 रुपए का नोट है। 1000 रुपए का नोट होगा तो आपको पता लगेगा ये 1000 का है, या 5000 का होगा तो आपको पता लगेगा ये 5000 का है। स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू में भी यही है कि मनी शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन इन वैल्यू। पैसे की वर्थ या पैसे की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि हम स्टेबिलिटी का ये मतलब है कि हमने उसको स्टेबल रखना है। जैसे 75 का नोट था, या आप कह लो कि अगर लेट से 150 रुपए का नोट आ जाए, ठीक है, तो उस पैसे की जो वर्थ है, ये जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी इन वैल्यू का मतलब है कि वैसी की वैसी रहे, बहुत अरसे, लंबे अरसे तक वैसी रहे, 5 साल, 10 साल, 20 साल। ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो उसी तरह की रहे, जो वैल्यू है मटेरियल की वो भी सेम वैसी ही रहे। अच्छा, अभी कोशिश करते हैं कि हम यूनिट नंबर 2 को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैल्यू ऑफ मनी का, ताकि 9 चैप्टर जो हैं विद इन 6 डेज हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं। वैल्यू ऑफ मनी अगर आधा भी हो जाता है ना तब भी अच्छी बात है, 20 मिनट हैं अभी हमारे पास, आराम से हम इसको कर सकेंगे। वैल्यू ऑफ मनी देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ मनी में इसका ये मतलब है कि जो आपकी कुव्वत खरीद है, वैल्यू ऑफ मनी। एक मिनट रुकें जरा, मैं देखो आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं शो हो रहे। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मौज़म अली है और मैं आप लोगों का बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोऑर्डिनेटर हूँ एट AIOU। मैम अभी आपको लेक्चर डिलीवर कर रही थी और ये बाकी चीज़ें भी आपको, बाकी कॉन्सेप्ट्स भी इस तरह डिलीवर करेंगी जैसे जैसे इनके आगे लेक्चर्स चलते हैं। कोर्स आपका कंप्लीट होगा इन 6 डेज़। आखिरी दिन आपके इस पूरे कोर्स में से क्विज़ होगा, इसी यहाँ पे लिंक्स में शो हो जाएगा जहाँ से आप क्लास में एंटर हुए हैं। तो उस क्विज़ को आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। 20 MCQs होंगे जिनके आपने आंसर्स करने हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है AIU में जितने लोग नए आए हैं, हमारे हर सब्जेक्ट की कोर्स असाइनमेंट्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। आप उन असाइनमेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड करके उनके जवाब तैयार करें। बुक के अंदर हर जवाब मौजूद है, MS वर्ड की फ़ाइल में आपने तैयार करने हैं और जब फिर असाइनमेंट अपलोड करने के लिंक बन जाएंगे LMS पे, तो वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसके अलावा एडिशनल एक चीज़, इस क्लास के बाद आप मज़ीद लर्निंग करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक YouTube चैनल भी बनाया है जहाँ पे आपके इस सब्जेक्ट के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर अपलोड होंगे। मैंने उसका लिंक आपको चैट ऑप्शन में शो कर दिया है, तो उसे आप फॉलो कर लें। उसी चैनल को आप अपने पास सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जितने भी चीज़ें मज़ीद ऐड करते जा रहे हैं वो आप तक पहुँच जाएँ और आप आफ्टर क्लास उसको अच्छी तरह देख सकते हैं। क्विज़ अटेम्प्ट करने के लिए भी आप इन ऑडियो वीडियो लेक्चर को सुन सकते हैं और असाइनमेंट की तैयारी के लिए भी और पेपर की तैयारी के लिए भी। आजकल क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो इसी तरह यूट्यूब के मीडियम से पढ़ते हैं। ये यूट्यूब का लिंक है जी, चैट ऑप्शन में मैंने आपको शेयर कर दिया है, पहले भी शेयर किया था, अभी फिर शेयर कर दिया है। तो इस लिंक को आप फॉलो कर लें और इसी चैनल को अपने पास लाइक और सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल आपका उन लेक्चर्स के हवाले से हो तो आप ऑडियो वीडियो में नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
जी, बाकी आपके जितने भी सवाल होंगे वो मैं इंशाल्लाह कल आंसर करूँगा। आपने पूरे 2 घंटे क्लास में लॉगिन रहना है हर रोज़, और क्विज़ लाजमी अटैम्प्ट करना है। बाकी मज़ीद भी जो चीज़ें होंगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। लिंक जो हैं ऑडियो वीडियो लेक्चर के मैं पहले भी 2 दफ़ा शेयर कर चुका हूँ, चैट ऑप्शन में फिर शेयर कर दिया है, तो इस चैनल को अपने पास ऐड कर दीजिएगा। सो क्विज़ लाजमी अटैम्प्ट करना है। नहीं, रेड डॉट्स और इन चीज़ों पे आप ना जाएं, आप क्लास स्टार्ट टाइम से क्लास एंड टाइम तक लॉगिन रहेंगे। बाकी और कोई चीज़ नहीं। असाइनमेंट के पेजेस जिस तरह का सवाल हो उतने लंबे ही आपने आंसर करने हैं जितने बुक में दिए हों। बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं ऐड करनी और बहुत ज़्यादा ब्रीफ भी नहीं करना। अटेंडेंस के मतलब यही आपको मैंने कहा कि क्लास स्टार्ट टाइम से क्लास एंड टाइम तक लॉगिन रहना है डेली, इसमें एब्सेंट नहीं होना। लाइट का और बाकी इशू काइंडली अपना आप खुद रिजॉल्व करें, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। असाइनमेंट MS वर्ड पे तैयार करनी है, हैंड रिटन नहीं होनी चाहिए। क्विज लास्ट डे ऑफ वर्कशॉप पे होगा जी, पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो लेने दें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कल भी आपकी क्लास में आऊँगा और मज़ीद कुछ चीज़ों के आंसर करूँगा। अभी टीचर आपकी क्लास को मज़ीद आगे लेके चलती है। थैंक यू। ओके जी, हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ मनी। और वैल्यू ऑफ मनी में क्या है आपका? वैल्यू ऑफ मनी मींस द परचेजिंग पावर एंड एक्सचेंज द गुड्स। परचेजिंग पावर अभी मैंने आपको बताया क्या चीज थी, कुव्वत खरीद। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी हम किस तरह से देखते हैं कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, यानी जो आपकी कुव्वत खरीद है वो, और आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप अपनी गुड्स को, सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो। इन दो चीजों की वजह से हम क्या देखते हैं, वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं। दूसरी क्लास वरना आपकी पूरी की पूरी 45 मिनट्स हैं अभी नेक्स्ट क्लास आने में, तो आपको अभी से पहले से ही टेंशन शुरू होगी कि कब क्लास शुरू होगी, कब क्लास खत्म होगी। सब्र कैसे, अभी हमारी इस क्लास को खत्म होने में 15 मिनट हैं। ठीक है, जी बिल्कुल, टाइपिंग करके आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है। तो मैंने आपकी क्लास 2 घंटे से ज्यादा तो नहीं ली अभी, अभी तो 15 मिनट रहते हैं क्लास खत्म होने में। आप कहें तो आहिस्ता पढ़ा देते हैं। आप लोगों को जब लगे कि टीचर ज्यादा तेज जा रहा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता बोल दें। आप, आपकी वजह से टीचर आहिस्ता हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप लेकिन बोलने वाले तो बने, बताएं तो सही कि टीचर आप ज्यादा तेज जा रहे हैं, तो थोड़ा आहिस्ता चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन खुद ही सोचें, 6 दिन में आपने 9 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, तो वो 9 चैप्टर्स किस तरह से कंप्लीट होंगे? इसी तरह होंगे ना कि थोड़ा सा तेज फास्ट पेस पे जाएंगे। अच्छा जी, हम क्या कह रहे थे कि वैल्यू ऑफ मनी में दो चीजें आप लोगों ने देखनी है। एक आपने परचेजिंग पावर देखनी है, एक आपने देखना है कि किस तरह से एक्सचेंज गुड्स हो सकती हैं, यानी आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उस पैसे के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके। ठीक है, ये दो चीजें हमने देखनी है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि रेफर्स द स्ट्रेंथ ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी आपको साथ ही साथ ये भी बताता है कि मनी की स्ट्रेंथ क्या है मार्केट में। यानी पहले जो चीज, आप खुद ही सोचो कि पहले जो चीज आप 10 रुपए में 3-4 चीजें खरीद लेते थे, अब 10 रुपए में कोई आपको कुछ पूछे भी ना, ठीक है, 50 रुपए से कम की बात नहीं होती। अगर आप किसी गरीब को भी पैसे दोगे तो वो भी कभी भी आपसे 50 रुपए नहीं लेगा। ठीक है, वो कहेगा कि नहीं हमें ज्यादा पैसे दो, 100 रुपया तक तो दो। ठीक है,
तो ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मनी, इट रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ मनी इन द मार्केट, जो मार्केट में उस मनी की स्ट्रेंथ है, जो कुव्वत है, जो चीज आप खरीद रहे हो उसके बदले में। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको 50 रुपए की 10 रुपए की एग्जांपल दी है ना, ये वो चीज, उसका मतलब ये है। Money is a type of asset in an economy which is used to buy goods and services, and it serves as stores of value in the in an economy. जो पैसा है आपका, वो एज अ एसेट भी यूज होता है। अभी पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मनी को हम लिक्विड एसेट भी बोलते हैं। सारे एसेट्स में वो क्या है, मनी आपका लिक्विड एसेट है, और ऐसा एसेट है जिससे आप चीजें खरीद सकते हो और उसकी पैसे के बदले में कोई चीज खरीद के वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, सोने की एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड की एग्जांपल लेते हैं कि गोल्ड कुछ साल पहले क्या था, 20,000 रुपए पर तोला था। ठीक है, और अब अगर आप उसकी वर्थ देखो तो वो 2.5 लाख तक पहुंच चुकी हुई है। तो जिन लोगों ने पहले जमाने में या पहले उस टाइम पीरियड में लिया था जब तो 20,000 रुपए पर तोला था, तो उनकी वर्थ अब अगर आप देखोगे तो वो 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो वो आप अक्सर क्या होता है कि पैसों से कोई लोग कमोडिटीज खरीद लेते हैं। हाँ, वैसे एग्जांपल दिए सिर्फ एक मैंने, अवैस 2.5 लाख है। तो अच्छा, अगर कोई लोग क्या करते हैं, अपने एसेट्स बनाने के लिए पैसों के बदले में इस तरह की गोल्ड बिस्किट्स खरीद लेते हैं या गोल्ड खरीद लेते हैं, ताकि उनके पास कोई ना कोई एसेट बना रहे। ठीक है, उनकी वैल्यू जो वर्थ है किसी प्रोडक्ट की, वो स्टोर करने के लिए। हम अपने अगर डेली लाइफ में देखें तो हमें नजर आएगा कि अगर आपने सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज कर दी है, उससे कोई भी अमीर नहीं होगा, बल्कि उससे आपकी जो परचेजिंग पावर है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी पीछे थोड़ी देर पहले किसी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, मुझे नाम भूल गया, कि अगर पैसे की जो वर्थ है, पैसे अगर स्टेट बैंक जो है वो ज्यादा प्रिंटिंग करना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसका आंसर ये है, जो भी आपने पूछा था ना कि स्टेट बैंक अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर देगा तो क्यों नहीं करता वो, उसका मतलब यह है कि वो आपको अमीर नहीं करेगा, बल्कि उससे आपकी परचेजिंग पावर ही कम होगी। ठीक है, टू नो हाउ वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमाइंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थ्योरीज। अब वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर काफी जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने थ्योरीज बनाई थी। उसमें सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसको बनाया था इरविंग फिशर ने, ये एक इकोनॉमिस्ट था, और उसने इस थ्योरी में बताया था कि जो मनी सप्लाई और प्राइस लेवल है वो आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। अगर आपकी मनी में, पैसों में कोई चेंज आता है तो वो आपकी एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल चेंज लेकर आता है आपकी प्राइस लेवल पे। जैसे अगर मनी जो प्रिंट करने की बात हम कर रहे थे, अगर मनी ज्यादा होने शुरू हो जाएगी मार्केट में, तो वो आपकी प्राइस लेवल को भी इंक्रीज करता जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे जिसको हम कहते हैं ना, इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन होगी, सैलरीज बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी कोई चेंज लेकर आते हो मनी के अंदर, तो उसी तरह से एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट चेंज आता है आपकी प्राइस लेवल के अंदर। ठीक है, other things remaining unchanged on the quantity of money in circulation increases, the price level also increases in a direct proportion and the value of money decreases in direct proportion। ये जो भी मैंने आपको बोली है बात ही सेम वही है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर मनी की क्वांटिटी, मनी को आप इंक्रीज करोगे, सर्कुलेशन को इंक्रीज करोगे, पैसा ज्यादा से ज्यादा हाथों में आ रहा है, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ प्राइसेस भी बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट्स की, तो क्या है, इन दोनों की वजह से, प्राइसेस के ज्यादा होने की वजह से और लोगों के हाथों में जो पैसे आ रहे हैं वो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी कम होने शुरू हो जाएगी। उसकी पैसे की जो वर्थ है वो डिटेरियोरेट होने शुरू हो जाएगी, वो कम होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ये बताई है। फिर उसके बाद है कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें कैश बैलेंस में कहते हैं कि एक ग्रुप था कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट का इंग्लैंड में, जिसका नाम था एल्फ्रेड मार्शल और एसी पीगो, ये सारे इकोनॉमिस्ट के नाम है, रॉबर्टसन और जेएम कीन्स। इन लोगों ने ये कैश बैलेंस अप्रोच बनाई थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, और इसमें इन्होंने बताया था जो कैश बैलेंस है, जैसे ये भी हमने फिशर थ्योरी ऊपर वाली, इरविंग फिशर वाली थ्योरी पढ़ी है, उन्होंने बात की थी स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, ये जितने भी इकोनॉमिस्ट थे इनके अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ मनी जो थी वो हम पहचान सकते हैं, वो हम डिटरमाइन कर सकते
सकते हैं डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी से, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि अपनी वैल्यू ऑफ मनी पहचानो या अपनी वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉग्नाइज करो, डिटरमाइन करो, तो वो किस तरह से हो सकती है, डिमांड और सप्लाई जितनी मार्केट में हो रही है पैसे की फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो सकता है आपका 1 साल हो, ठीक है, या फिस्कल ईयर हो जून से जून तक, ठीक है। People want to hold real income in cash balance for different reasons, that is unexpected expenditure. लोग अपने पास पैसा क्यों रखना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई हादसाती तौर पे कोई जरूरत पड़ सकती है, वो सेविंग अपने पास कुछ ना कुछ अमाउंट रखेंगे। और डिमांड वो मनी की क्यों करेंगे, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात को मजीद पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैश बैलेंस यानी कि लिक्विड मनी लोग अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेंगे ताकि वो अपनी जरूरियात को बर वक्त पूरा कर सकें। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी में मिल्टन फ्रीडमैन था और दूसरे इकोनॉमिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन किया था। इसमें वो कहते थे कि द क्वांटिटी थ्योरी is the theory of demand for money. It is not the theory of output or money income or price level. According to Friedman, wealth includes the source of income or consumable services. In Friedman views, wealth can be held in the following 5 different forms. किस तरह से फ्रीडमैन कह रहा था कि पैसे को आप रख सकते हो अपने पास, मनी की सूरत में, बॉन्ड्स की सूरत में। हर किसी को पता है कि बॉन्ड्स क्या है, ठीक है, सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये हर किसी को पता होगा, है ना, पता है कि नहीं पता। इसी तरह से आप इक्विटीज के तौर पे रख सकते हो, ह्यूमन कैपिटल के तौर पे रख सकते हो, ये सारी क्या है, वर्थ है, मनी की वर्थ है, ठीक है। अब फ्रीडमैन कहता है डिमांड फॉर मनी किन किन चीजों के लिए हो सकती है, अगर आप शेयर्स के ऊपर रिटर्न चाहते हो, बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न चाहते हो, या लिक्विडिटी हमने कहा, क्या कहा था, मनी जो है वो आपकी लिक्विड मनी है, यानी अगर पैसे अपने पास आप रखते हो 100 का, 50 का, 1000 का, 5000 का, तो ये आपके पास क्या है, लिक्विड मनी है। और वो किस वजह से यूज होती है, क्योंकि आपने प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए अपने पास रखने होते हैं, किसी को अस्पताल जाना पड़ सकता है, किसी की कोई शादी ब्याह आ जाता है, उस चीज के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी इन चीजों के लिए यूज हो सकता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, कभी नाम सुने इन्फ्लेशन का, सुना ही होगा वैसे, आजकल के दौर में किसने नहीं सुना होगा इन्फ्लेशन का नाम। क्या होता है इन्फ्लेशन, महंगाई, सबको यही पता है कि बस इन्फ्लेशन महंगाई होती है, नहीं तो इन्फ्लेशन वो होती है जिसमें आपकी जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें मुसलसल इंक्रीज आता जाए। देखो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन, एज एन इकोनॉमिस्ट हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन होना अच्छी बात होती है आपके कंट्री में, लेकिन अगर एक रफ्तार के साथ मिनटों मिनटों में या दिनों दिनों में आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी तो उस चीज को हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। लेकिन अगर बहुत सालों बाद अगर किसी प्रोडक्ट की कोई प्राइसेस में इंक्रीज आता है तो उस चीज को हम अच्छा समझते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन आना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो रोज की डेली अगर प्राइसेस चेंज होंगी तो वो नेगेटिव साइन है, वो अच्छा नहीं समझते, ठीक है। जैसे बिल्कुल पेट्रोल की, जैसे हम कहते हैं रियाज, पेट्रोल की प्राइसेस दिनों दिनों में चेंज होती है तो वो हम एक नेगेटिव इमेज देता है आपकी इकोनॉमी का कि ये आपकी इकोनॉमी सही नहीं है, ठीक है। तो इतनी कमाई नहीं हो रही जितनी प्राइसेस इंक्रीज हो, उस चीज को भी हम नेगेटिवली देखते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है इन्फ्लेशन की। पहली क्या है, इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेज, कि आपकी डिफरेंट कॉजेज जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है। एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ऐसी डिमांड ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, ठीक है, और जो सप्लाई है वो नहीं हो रही इतनी ज्यादा। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा किसी चीज की होनी शुरू हो जाएगी तो प्राइसेस को वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, आपकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी, आपकी इनकम लेवल इंक्रीज होगी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड की वजह से अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं प्रोडक्ट्स की,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है कि जो आपकी प्रोडक्शन साइड से इंक्रीज आ रहा हो, यानी कि हो सकता है जो लोग प्रोड्यूसर हैं, जो बिजनेस ला रहे हैं, उनकी रॉ मटेरियल्स में पैसे ज्यादा आने शुरू हो जाए, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, तो जिस चीज के ऊपर प्रोड्यूस करने में, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में खर्चा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। और ऐसी सूरत हाल में वेजेस इंक्रीज कर देंगे, रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं, कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो कंपोनेंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, यानी कि जो जरूरियात की चीजें हैं, मेडिसिन वगैरह, बिल्कुल सही बोला रियाज, मेडिसिन को बनाने के लिए या कोई भी आप कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, उसको बनाने के लिए आपकी जो रॉ मटेरियल अगर उसकी प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, 8 बज गए हैं और आपकी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। आई नो कि आप लोगों को नई क्लास में जाना है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।